नमस्कार, इंडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। चंपावत उपचुनाव संपन्न हो चुका है और कल परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और सीएम धामी सहित 3 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में 70 में से बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई थी। हारने के बाद लगातार कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हरवाने का आरोप लगाया था और जिससे कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थम नहीं रही और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने नामों पर भी विरोध हुआ और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी इसका कारण बना। तो वहीं आपको बता दें कि लेकिन मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ और अंतर्कलह उपचुनाव तक आ पहुंचा। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस जिस प्रत्याशी की जीत के कसीदे पड़ रही थी, उपचुनाव में उसी प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने कांग्रेस के नेताओं की पोल खोलकर रखी है और गहतोड़ी ने पार्टी और नेताओं के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। निर्मला गहतोड़ी ने कहा कि मेरे पास बस 137 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव निशान था, बस यही मेरी अकेली पूंजी थी और सब कुछ एकला चलो की तर्ज पर मुझे ही करना था। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की चुनावी सभा की व्यवस्था भी मुझे ही करनी पड़ी। चुनाव प्रचार शुरू होने से मतदान निपटने तक कांग्रेस के 90% वरिष्ठ कार्यकर्ता नदारद दिखे। इसके लिए सबने कोई ना कोई बहाने बनाए और कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि संगठन से लेकर कई वरिष्ठ और जिम्मेदार नेताओं की अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। पार्टी के अधिकतर दिग्गज नेता, यहां तक कि फरवरी में हुए आम चुनाव में टिकट के लिए आवेदन करने वाले कई नेता भी कांग्रेस से अलग हो गए थे और हमारे अधिकतर पदाधिकारी कार्यकर्ता बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए थे और बचे कार्यकर्ता में से 90% जो जनता के बीच आने से भी कतराते रहे। कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ा और इसके अलावा भी निर्मला ने पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं को घेरते हुए कहा कि इन बिंदुओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने तक रखा जाएगा और फिलहाल एक तरफ कांग्रेस जहां मामले पर कुछ कहने को तैयार नहीं, वह बीजेपी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की खिंचाई कर रही है। देखिए, चंपावत विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से हमारे प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है, मैं उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने, उसमें चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल लाल जी हो, और तमाम जीते हुए विधायक और हमारे जो विधायक हारे हैं, वो तमाम लोगों के साथ हमने वहाँ की हर बूथ पे जाकर के लोगों से अपील की है कि हमारी बहन को जिताइए। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को टिकट दिया और मैं समझता हूँ चंपावत की जनता ने निर्मला जी को बड़े बहुमत के साथ जिताने के लिए अपना वहाँ पे बहुमत का अधिकार प्रयोग किया है और निर्मला जी चुनाव जीतेंगे। जहाँ पे कोई कमी उन्हें लगती है तो सार्वजनिक बयान न देते हुए वो पार्टी फोरम पे इस बात को रखेंगे, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उन्हें उचित माध्यम पार्टी प्लेटफॉर्म है, यदि उन्हें कहीं पे कोई शिकायत है तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने उन्हें जिताने के लिए तन मन धन से काम किया है। देखिए, जब से उपचुनाव शुरू हुआ, डे 1 से ही हम इस बात को बोलते आए हैं कि कांग्रेस का तमाम बड़े नेता, चाहे हरीश रावत जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, आपके पूर्व अध्यक्ष गोदयाल जी हों, यशपाल आर्य जी हों, चाहे आपके वर्तमान अध्यक्ष महाराज जी हों, तमाम नेता उपचुनाव से कन्नी काटे हुए थे। यहाँ तक कि जिस रोज निर्मला गहतोड़ी जी ने अपना नामांकन दर्ज किया, उस दिन भी तमाम नेता वहां से गायब थे, पूरी पिक्चर से गायब रहे और कांग्रेस का प्रत्येक नेता इस बात को लेकर पहले से ही एक तरह से उन लोगों ने मन बना लिया था कि कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, लिहाजा उन्होंने इस और ध्यान भी दिया नहीं और कांग्रेस के चाहे ग्राम प्रधान हो, पंचायत के सदस्य हो, पूर्व पंचायत अध्यक्ष हो और उनके तमाम छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा गुट सैकड़ों की संख्या में शामिल हुआ और जिस तरह से हम और उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का भी एक निश्चय किया और जिसकी वजह से आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं और हम लोग वहां से एक इतिहास कायम करने जा रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से हम उस समय आरोप लगा रहे थे, उन सभी आरोपों की
आज निर्मला गैतोड़ी जी जो वहां की एक उम्मीदवार थी, प्रत्याशी थी, उन्होंने स्वयं ही उन सभी आरोपों। तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अंतर्कलह कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है और यही अंतर्कलह वजह है कि कांग्रेस आज महज 19 विधायक लेकर विपक्ष में बैठी। ये कांग्रेस की अंतर्कलह का ही जो है पूरा फंडा है, जिसके चलते कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। जब 2017 में बीजेपी सरकार की गठन हुआ उत्तराखंड में और उसके बाद 2022 तक जैसे जैसे ये सिलसिला जो कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हम सत्ता पर काबिज होने के चलते हम काबिज होने में कामयाब हो गए। लेकिन ये अंतर्कलह ही है कहीं ना कहीं जो आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। चलिए इसी पर चर्चा भी करेंगे। मेहमानों से पहले परिचय कराते हैं। संजीव वर्मा हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। संजय कनौजिया जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। हरीश मैकुरी जी कई मुद्दों पर जानकार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरीश मैकुरी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अंतर्कलह ही है जो कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे थे और एक मिथ भी उत्तराखंड में चला रहा है कि 5 साल बीजेपी का राज और एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, और इस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपने कार्यकाल में बदल दिए, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन नतीजे वही रहे, मिथ भी टूट गया। क्या ये कांग्रेस की अंतर्कलह ही है? ये वजह सिर्फ अंतर्कलह ही है जिसके चलते आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है? एक बार फिर से निर्मला गैतोड़ी जी ने उसको साफ कर दिया है कि उनके लिए सब कुछ एकला चलो जैसा था, कि अकेले ही सब कुछ, कोई भी उनके साथ उनके पीछे खड़ा नहीं दिखा। बीजेपी की बात करें तो पूरी फौज बीजेपी के पीछे दिख रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चले आते हैं दौड़े दौड़े सीएम पुष्कर सिंह धामी को जिताने के लिए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो उत्तराखंड और करीबी होने के बावजूद भी किसी ने जहमत तक नहीं उठाई कि वो पूछ सकें कि निर्मला गैतोड़ी जी क्या हाल हैं आपके? चंपावत उपचुनाव की बात करें तो बस कुछ ही समय बाकी है परिणाम आने में। इस समय जो चंपावत का मंच है वो स्ट्रॉन्ग रूम के पहरे में है और कल शाम को इस समय तक करीब 5 बजे तक चंपावत की स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी। पर जो निर्मला गैतोड़ी जी का जो बयान आया है कि वो अकेले ही इस चुनाव मैदान में थी, कांग्रेस नहीं थी, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्टी के अंदर भी खलबली मचा दी है और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को भी मुद्दा दे दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि निर्मला गैतोड़ी जी को कल के परिणामों का एहसास पहले ही हो गया है। नहीं, ये तो एहसास कई दिनों पहले ही हो चुका था जब उत्तर प्रदेश से बुलडोजर बाबा चले आए थे और तो मतलब ऐसा उनको आभास हुआ होगा, इसलिए इस तरह का उनका बयान आया है। लेकिन एक चीज जरूर है, थोड़ा बहुत मनमुटाव हर पार्टी में रहता है, लेकिन कांग्रेस का ये जो मनमुटाव है आपसी, जिसको आप गुटबाजी कह सकते हैं, वो सतह पर आ जाती है और वो मीडिया में भी कई बार दिख जाती है और सार्वजनिक मंचों पे भी आ जाती है, इसलिए कांग्रेस का थोड़ा ज्यादा दिखता है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस, जैसे मैं एक बार पहले भी यहाँ कह चुका हूँ डिबेट में, कि कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत हल्के में दिया और बहुत मतलब जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की। इस कारण जो है उनको हो सकता है कि निर्मला गैतोड़ी जी को एहसास हो गया है कि कल परिणाम क्या आएंगे। चलिए संजय रूप से प्रतिपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कल इस समय तक परिणाम आ चुके होंगे, जैसे पूर्व कभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि धामी वहां से जीत के आ सकते हैं, तो इस तरह के परिणाम। धामी का जीतना जरूरी भी है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री रहने के लिए उनका सदन की सदस्यता लेना बहुत जरूरी है। चलिए लौटेंगे आपके पास हरीश जी और संजय कनौजिया जी, आवाज पहुंच रही है आपको? नमस्कार। नमस्कार जी, आपका इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज जब निर्मला गैतोड़ी जी का बयान सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हार की तो मुझे चिंता ही नहीं है, लेकिन अगर मेरी इसमें जमानत भी नहीं बचती है फिर भी मुझे कोई इस पर दुख नहीं होगा। सर, इस पर तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं अंतर्कलह सामने आती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि
सुन लीजिए संजय जी, सवाल पूरा होने दीजिए। पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं उनका दर्द छलका है और दूसरी बात यह है कि अंतर्कलह सामने आई है। संजय जी। नहीं, अगर आप इस चीज को कहना चाहेंगे अंतर्कलह तो देखो कहना नहीं चाहिए। रावत जी वगैरह गए, पूरी पार्टी के लोग लगे थे। ये इंटरनेट मैडम ने क्या फील करा, क्या सोच के कह दिया। और आप मान के चलेंगे एक व्यक्ति कैंडिडेट के साथ, जानी के साथ पूरे प्रदेश के मंत्री अधिकारी लगे हुए हैं। डर तो उनका था ना, क्योंकि आपको मालूम है भीड़ की जरूरत किसको चाहिए हो जब किसी का बुरा करना। अगर उनको चुनाव ही लड़ना था तो जानी जी अपने दम पे लड़के देख लेते। पूरे मंत्री विधायक सारे नहीं सर उस पे चलेंगे बीजेपी को भी आप कोस लीजिएगा, चर्चा में अभी समय है। लेकिन पहले उस पर जिस तरीके से निर्मला गहतोड़ी जी का दर्द छलका है, एक विधायक के तौर पर उन्होंने कहा कि विधायक बनने के लिए मैंने हामी इसलिए भर दी थी क्योंकि मैंने 137 साल पुरानी कांग्रेस का वर्चस्व बचाने के लिए, सिर्फ वर्चस्व बचाने के लिए मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर हामी भर दी थी। हालांकि उनकी जो छवि है चंपावत में, उससे हम सभी वाकिफ हैं। चंपावत में क्या उनकी छवि रही है, वो 3 बार जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और महिला बाल विकास आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, सीधे तौर पर हम सभी जानते हैं। लेकिन सर उसके बाद सीएम के सामने उनको उतार देना और फिर उनका ये जवाब आना कि उन्होंने सिर्फ इसलिए हामी भर दी थी कि वो पार्टी का वर्चस्व बचा सकें। और फिर नहीं लगता था कि आपको जिस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों को फॉर्मेलिटी के लिए वहां पर, या यह दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारकों के जरिए उनको सिर्फ शामिल उनकी ज़रूरत को दिखाया गया। स्टार प्रचारक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नाम शामिल थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मुझे नहीं लग रहा कि पता होगा कि चंपावत में उपचुनाव भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, जानकारी में तो ऐसा हो नहीं सकता बिना उनके चुनाव होगा कैसे। टिकट फाइनल हुआ तो वहीं से फाइनल हुआ होगा। लेकिन मैडम ने कहा है तो कहीं ना कहीं मैडम का दर्द होगा। हकीकत ये भैया मैं वहां तो गया नहीं था। लीजिए आप इस चर्चा का विषय बन रहे हैं, आप इस चर्चा में मेहमान बन रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि मैं वहां गया नहीं था। नहीं, मैं इस बात को नहीं कह, पूरी मीटिंग करी गई, पूरे कार्यकर्ता साथ थे। ये मैडम ने क्या सोच के कहा ये मैडम ही बता पाएंगे। चलिए मैं आऊंगा आपके पास संजीव वर्मा जी। चलिए संजय जी मैं आऊंगा आपके पास। संजीव वर्मा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं एक कमेंट चाहूंगा आपका इस पर। दीक्षित जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरंभ से ही अंतर कलह से जूझ रही थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी थी। जिस तरह से निर्मला गहतोड़ी जी ने जिस रोज अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उस रोज इनके जो बड़े नेता है तो हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी हो, या आपकी इस विधानसभा से बिल्कुल एक पड़ोसी जो विधानसभा पड़ती है जहां से आपके नेता प्रतिपक्ष आते हैं यशपाल आर्य जी, वो भी उन आपके नॉमिनेशन की फाइलिंग वाली जो एक सेरेमनी थी उससे सभी लोग नदारत थे, गायब थे। इससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर कलह कितनी जबरदस्त है। और कांग्रेस पार्टी पहले से ही मन से मान चुकी थी कि हमारा मुकाबला कोई नहीं है। एक तरह से सिंबॉलिक तरीके से वे लोग चुनाव मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे। और जिस तरह से अभी चलिए संजय वर्मा जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, आपका जवाब मैं पूरा लूंगा, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है। के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे मेहमानों की ओर चलेंगे। हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी बात रखिए अपनी पूरी। संजीव जी दीक्षित जी मैंने कहा जी संजीव दीक्षित जी मैंने कहा
जिस तरह से चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान हम लगातार बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त गोलीबारी है और इनके बड़े नेता अभी तक न प्रचार प्रसार में आए हैं, न उपचुनाव में से उनकी किस तरह का अपना इंटरेस्ट कोई भी किसी प्रकार का शो कर रहे हैं। आपके बड़े नेता हरीश रावत जी मात्र 2 दिन के लिए आए और अपनी रस्म अदायगी करके पुनः वापस देहरादून आ गए। आपके यशपाल आर्य जी जो बिल्कुल आपकी पड़ोसी विधानसभा है और नेता प्रतिपक्ष है, उनका बहुत बड़ा दायित्व बनता था, वो भी पूरे उपचुनाव में चंपावत में उन्होंने न कोई जनसभा करी, ना उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो इन सारी चीजों से लगता था कि कांग्रेस पार्टी ने डे 1 से ही हार मान ली थी कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर एक इतिहास कायम करने जा रही है और कांग्रेस पार्टी दूर से दूर तक कहीं भी नहीं है। और कल जो चुनाव परिणाम आएंगे उससे यह साबित हो जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो एक युवा ऊर्जावान और एक ध्येयनिष्ठ जो उनकी छवि है, उसको पूरी चंपावत की जनता ने स्वीकार किया है और इस पर अपनी सहमति की मोहर लगाई है और लगभग 50,000 से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड जीत के साथ चंपावत से एक इतिहास कायम करने जा रही है। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी, जहां आप पिछले 3-4 उपचुनाव हुए हैं, आप उन सभी का इतिहास उठा के देखिएगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी देखती है कि हमारी हार निश्चित है, तो ऐसी जगहों पर ये लोग महिलाओं को टिकट देते हैं। और जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में इस पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ संजीव वर्मा जी। सर दीक्षित जी मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज जी। जब आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी 4 महिलाओं को टिकट देती है, जिसमें से एक टिकट हरीश रावत जी जहां से लड़े उनकी वजह से एक टिकट को काट दिया जाता है। मात्र 3 टिकट जो कांग्रेस पार्टी, इनकी राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक जबरदस्त एक नारा देती है कि महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाना चाहिए। 40% आरक्षण का मतलब होता है 70 सीटों में लगभग 28 सीटें महिलाओं को देना। नहीं, वो तो यूपी की बात थी ना संजीव वर्मा जी। आप लोग 4 सीट देते हैं, 4 में से भी 1 काट देते हैं। आप देखिए, आपके मनों में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव है ही नहीं और महिलाओं का आप लोग समय समय पर अपमान करने का काम करते हैं, जिससे शुद्ध होकर आपकी प्रदेश की। चलिए संजीव वर्मा जी, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा संजीव जी आपकी नीतियों से शुद्ध होकर लौटूंगा। जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल थोड़े से लंबे हो जाते हैं, फिर ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपके सवाल का कौन सा सवाल का जवाब पहले दिया जाए। चलिए संजीव वर्मा जी, लौटेंगे आपके पास। संजय कनौजिया जी, देखिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस में दिक्कतें बहुत है, और खास करके उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो, क्योंकि अंतरकलह कोई नई चीज नहीं है कांग्रेस के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 हारने के बाद भी लगातार अंतरकलह के मामले सामने आए थे। हरीश रावत जी का गुट एक तरफ था और प्रीतम सिंह जी का गुट एक तरफ था। दोनों गुटों की जो गुटबाजी थी ना, शायद यही वजह है कि आज आप विपक्ष में हैं। संजय नहीं, ऐसा नहीं आप मानेंगे जी। विपक्ष के पास अपना घर तो जागते नहीं, ये हमारे घर में देख रहे हैं कितने ग्रुप है। नहीं, वो तो साफ तौर पर आपके ही प्रत्याशी कहते हुए नजर आते हैं ना। निर्मला गैतोड़ी जी आपकी प्रत्याशी है ना। उनका कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी दिमाग में, कोई ना कोई वही तो बात है। और यही बात कहते हुए अभी एक तारा और भी टूटा था आपका, अगर बात कर ले तो, जोत सिंह बिष्ट नाम का। और शायद यही वजह थी कि उन्हें विधानसभा उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, और इस वजह से, क्योंकि एक तरफ आपने प्रत्याशी घोषित किया, दूसरी तरफ शायद जोत सिंह बिष्ट जी ने चाय पीने का भी समय नहीं लिया होगा, और दूसरी तरफ उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और कहा क्या था वो भी मैं आपको मेंशन कर दूं कि उन्हें जानबूझकर बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें हरवा दिया गया।
उनकी फेसबुक पोस्ट पे यही था कि जानबूझकर उन्हें हरवा दिया गया और इसकी शिकायत भी उन्होंने उच्च नेताओं से की और इसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अब वही दर्द, सेम दर्द है निर्मला गैतोड़ी जी का। क्या कांग्रेस ऐसे ही उत्तराखंड में टूटते हुए तारों की तरह नजर आएगी? क्या एक एक तारा टूट टूट के धीरे धीरे चला जाएगा और जिस कांग्रेस ने लगभग 10 से 12 साल तक राज किया है उत्तराखंड में, वो ऐसे ही विपक्ष में अपने कभी 11 विधायक लेके कभी 19 विधायक लेके बैठी रहेगी? लेकिन अगर मेरी बात से सुनेंगे जी, मैं तो कह रहा हूँ आज भी सरकार कांग्रेस की है। हम कह रहे हैं आप इनके मंत्री विधायक देख लो, केवल नाम ही चेंज होगा ना, बीजेपी ज्वाइन कर ली। सरकार के जो मंत्री हमारे कांग्रेस के मंत्री इनकी पार्टी में ही है, कांग्रेस के सारे विधायक इनकी पार्टी में। अगर आप नोट करके देखेंगे, मैं कह रहा हूँ दबाव की राजनीति हो रही है ये। आप कहीं से लेके कहीं तक उठा के देख ले, आप कितने मंत्री है जो कांग्रेस से जाके बीजेपी में बने हुए, केवल उनका नाम चेंज हो गया। पार्टी के सरकार तो कांग्रेस ही की है। सर नाम बताएंगे जरा? कौन है? विजय बघेल जी कौन है? सुबोध उनियाल जी कौन है? शैला रानी कौन है? किशोर उपाध्याय कौन है? सर संजय कनौजिया जी, अपनी ही बातों में आप घिरते हुए नजर आएंगे। अब संजय कनौजिया जी, आप सुनिए, कांग्रेस में आखिर इन लोगों को क्या नहीं मिला जो इन्हें बीजेपी दे रही है और कांग्रेस से नाता तोड़कर इन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। ये सत्ता का मोह है। अब आप मेरे से मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग अपनी अपनी ढाक रहे हैं। हरक सिंह जी ने अपनी ढाकी, किशोर उपाध्याय जी अपनी ढाक रहे, इनके किसों के घोटाले चल रहे, सतपाल महाराज के, इन्होंने ढाकने के चक्कर में कर ली। सर सत्ता का अगर मोह है, सर सुनिए, सत्ता का अगर मोह है तो मैं भी तो अरे सत्ता का मोह है सर, सत्ता का मोह है तो यशपाल आर्य जी कौन है? मैंने क्या बोला? ये तो मेरी बात ही समझ रहे। ये तो मैं तो कह रहा हूँ इसको ना समाज बहिष्कार करे। पार्टी बदलने वाले ने वो कांग्रेस पार्टी आकर सदस्यता क्यों देती है? अगर ऐसे लोगों का आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में क्यों शामिल कर लिया आपने यशपाल आर्य जी को? इतनी ईमानदार पार्टी है कांग्रेस, बहिष्कार होना चाहिए। बोलिए, स्वीकार कीजिए इस बात को। क्या चीज? यशपाल आर्य जी का भी बहिष्कार होना चाहिए। हरक सिंह रावत जी का बहिष्कार कर दीजिए। आपने क्यों ले लिया फिर इनको? आप मेरी बात मानेंगे, सबकी जांच चल रही है, अपनी जांच बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर ली। मेरे से कहलवाओगे कौन सी जांच छुड़वाओगे? आप मेरी बात को माने। राजनीति इनकी किसी की औकात नहीं है कि अपनी पेंशन भी छोड़ सके। ये प्रदेश को बेच के खा रहे सारे पॉलिटिशियन में कहूंगा, किसी एक का नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन अगर आप कहें कि सत्ता कांग्रेस में भी हकीकत है कि एक, उससे पहले मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ, नागरिक हूँ, उत्तराखंड का नागरिक हूँ। हरीश रावत जी पे भी ये आरोप लगा रहे हैं। ये तो सभी पर आरोप लगा रहे हैं और एक चर्चा भी मैंने रखी थी इसी पर। नहीं कह रहा हूँ मैं, आप नहीं समझ रहे। आप लोग सेवन हमारे घर में देख रहे हो क्या? आप अपने घर में जागो ना, क्या नहीं हो रहा? कभी आप गौर करना। सर आज जो चर्चा का विषय रखा गया है और उसका सीधा सा मतलब यही है कि जिस तरीके से निर्मला जी का दर्द छलका है और कांग्रेस कहीं भी उनके साथ नजर नहीं आई उपचुनाव में, क्या कांग्रेस वॉक ओवर देती हुई नजर आ रही थी बीजेपी को, या कांग्रेस ने अपनी हार पहले से ही स्वीकार कर ली थी जो निर्मला जी को एकला चलो अभियान चलाना पड़ गया? संजय कनौजिया जी, कनौजिया साहब, आवाज पहुंच रही है? चलिए, हरीश मैकुरी जी से मैं पहले समझना चाहूंगा, फिर आऊंगा मैं संजय वर्मा जी के पास। हरीश जी, चलिए जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है और अंतर्कलह की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से अंतर्कलह कांग्रेस की सामने आई है और इस बार निर्मला गैतोड़ी जो कांग्रेस में उपचुनाव, चंपावत उपचुनाव की प्रत्याशी हैं, उनका दर्द सामने आया है और उन्होंने कहा कि मेरे साथ 90% कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नदारद रहे। और चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे मेहमान की ओर चलते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा जी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की चिंतन बैठक देहरादून में इनके मुख्यालय पर चल रही है, उसमें इनके बड़े नेता प्रीतम सिंह जी का नदारद होना, एक गुट का और पूरे के पूरे सिनेरियो से गायब होना इनकी जो गुटबाजी को पूरी तरह से परिलक्षित करता है। और हम जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, तो आपके नेता स्वयं ही अपने जो कार्य प्रणाली है उसके द्वारा अपने आप इन बातों को पुष्ट कर रहे हैं, सहमति की मोहर लगवा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज वॉकओवर देने जैसी बात सामने आई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हास्यास्पद भी है कि एक तरफ तो वही सीएम पुष्कर सिंह धामी है जिनको खटीमा में आपने हरा दिया था, और दूसरी तरफ अगर चंपावत उपचुनाव में वो जाते हैं तो वहाँ पर वॉकओवर देने जैसी बात आती है और खुद प्रत्याशी ये कहने को मजबूर हो जाती है कि मेरी पार्टी ने मुझे चुनाव तो लड़ा दिया लेकिन खुद कहीं नहीं दिखी। संजय कनौजिया जी। देखो, मैंने आपसे एक बार कहा, जहाँ तक रावत जी से प्रयास कार्यकर्ता ने करा ऊपर, अब ये क्या कारण रहे, ये देखो मैं कुछ बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा। आर्य जी तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन प्रोग्राम करके आए हैं, और रही मैडम ने कुछ कहा तो मैडम का कोई दर्द होगा या तो इस तरह नहीं, वही तो दर्द आज समझने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर उनको ये दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है, आखिर क्यों ऐसा कांग्रेस ने उनके साथ किया। ये तो वही बात हो गई कि आगे बढ़ा दिया और पीछे से नीचे से पेड़ की ऊपर चढ़ा दिया और नीचे से जड़ें काट दी गई, यही बात हुई ना संजय कनौजिया जी। देखिए, ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी आज का दिन खराब है, कल अच्छे दिन जरूर आएंगे जी। अगर मान ले इतने फ्री माइंड थे तो पूरी सरकार एक महिला के खिलाफ क्यों लड़ी थी? इसका मतलब हमारी महिला जीती भी थी, हारे हुई ये भी भीड़ इकट्ठी करके लेके पूरे प्रदेश से। सर मुद्दे को मत घुमाइए प्लीज, सीधे तौर पर सीधे 1-to-1 जवाब दीजिए। आप बात को कह रहे, अरे भाई, आपने महिला को खड़ा किया है, इसीलिए तो महिला के सामने हम लोग रहे, इसलिए। अरे आप मेरी बात, पूरी सरकार जा रही लड़ने एक महिला से। सर आपके पास भी पूरे आपके पास भी केंद्र से लेकर राष्ट्रीय से लेकर और ये प्रदेश से लेकर और बूथ स्तर तक के सब नेता थे, कहाँ गए थे सारे? क्या लूडो खेल रहे थे या कंचे खेल रहे थे? आपके पास या बड़े बड़े जो नेता हैं वो चेस खेल रहे थे? हरीश रावत जी को खड़ा करते ना वहाँ पे, महाराज जी अभी भी चुनाव हारे उन्हें खड़ा करते, आप गोदियाल जी को खड़ा करते। आपके पास में तो बहुत बड़ी टीम है जो अभी वर्तमान में 2022 का चुनाव हारे हैं, उनमें से किसी को भी आप खड़ा कर सकते थे। भाई जो सिंह जी ने अगर इस्तीफा दिया है तो मैं मानूंगा कि अगर आपका मैं धन्यवाद करूंगा, अगर आप पहले मुझे सुझाव देते मैं आपका सुझाव मान लेता, आपका सुझाव आगे रखता, फिर आप हमें कैंडिडेट बताते, हम किसी को भी खड़ा कर लेते। आप सुझाव अच्छा दे लेते हैं, अगर इतने था तो धामी जी वहां से हार गए थे, किसी और कैंडिडेट का इतना कोई लायक नहीं था कि दूसरा सीएम बनता। 47 पर भरोसा नहीं था क्या जो आपने हारी हुए कैंडिडेट पे दांव खेला? कि आपका 47 में कोई इतना काबिल व्यक्ति नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व पर लड़ा है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो खटीमा का जो उनका चुनाव था उसमें भी 2017 से 12,000 अधिक मत उनको प्राप्त हुए थे। 6,000 से हार गए वर्मा जी 12,000 अधिक मत मिले और 6,000 से हार गए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारा 2022 का चुनाव हुआ, 70 विधानसभाओं में वो लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहे और उन्होंने अपनी जो मैक्सिमम ऊर्जा पूरी 70 सीटों पे लगा के रखी, और कुछ ही एक बहुत छोटे मार्जिन से अपनी सीट उनको गंवानी पड़ी। और लेकिन ऐसा नहीं
कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी हो। 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें उनको जितने वोट पड़े थे उससे 12,000 अधिक वोट पिछले खटीमा वाले चुनाव में उनको प्राप्त हुए। और जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान का उपचुनाव पूरी एकजुटता के साथ लड़ा है। और सर सुनिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ, रुकिए जरा संजीव जी एक मिनट, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। सीधे लिए चलता हूँ आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, मैनपुरी से लड़ेंगे, इटावा से लड़ेंगे, अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ेंगे, कहीं से लड़ेंगे, ये फिलहाल तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन पार्टी ने कुछ विचार किया और विचार करके उन्हें सीधे भेज दिया उनके गृह क्षेत्र। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का गोरखपुर की बात कर रहा हूं। गोरखपुर सदर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया क्योंकि वो सीएम फेस थे, मानते ना, और लगभग रिकॉर्ड मतों से उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की। क्यों? क्योंकि एक सीएम फेस थे, बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और लोकप्रियता सीएम योगी की मुझे नहीं लग रहा पुष्कर सिंह धामी से कम है, मानते हैं ना। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं वो भी अपने गृह क्षेत्र से लड़े, रिकॉर्ड मतों से जीतना तो छोड़िए, 6,000 वोटों से हार गए। कितनी लोकप्रियता है? उनसे ज्यादा अगर लोकप्रियता तो मैं सोचता हूं कि जो भुवन चंद कापड़ी हैं उनकी है, कि अपनी ही विधानसभा में भाई 2 बार विधायक रहने के बावजूद 6-7 महीने सीएम का कार्यकाल हो गया। कितनी लोकप्रियता है जो अपने ही क्षेत्र में हार गए। देखिए बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। नहीं, अभी रटा है जवाब मत दीजिएगा कि वो 70 की 70 विधानसभाएं देख रहे थे इस वजह से हार गए। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं और जिसके कारण कई बार जो परिणाम है अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता जन जन में है, युवा चेहरा है, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी है और जिनके रहते एक अमूलचूल विकास की अवधारणा पे उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। चलिए संजीव वर्मा जी, संजीव जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो मेरे भी मुख्यमंत्री है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार। चलिए संजीव वर्मा जी, वर्मा जी जी हाँ बोलिए। अगर आप इस बात को हेलो जी संजय जी बात रखिए, फिर मैं अपनी बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं है। रही हार की तो मुद्दे से भटकने वाली बात कर रहे हैं। सर ने सही बोला है कि और काबड़ी जी जीते और लोकप्रियता होती तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा चरित्र नहीं, बहुत अच्छा जवाब था योगी जी का। और अगर आप इस बात को संजीव जी, अरे क्यों भूल जाते हो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से चुनाव हारे, क्यों भूल जाते हैं आप? मैंने उस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। शायद आपने धामी जी का आपके हरीश रावत जी, संजीव जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है हरीश रावत जी, तो क्यों देखो सारा समय एक जैसा नहीं रहता। और वही पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, शायद आपने नाम सुना होगा। आपके यशपाल आर्य जी बिल्कुल बराबर में रहते हुए उपचुनाव में एक दिन भी नहीं जाते, आपको जवाब देना चाहिए इस बात का। नेता प्रतिपक्ष है, वो एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। ऐसे ही पार्टी को आगे बढ़ाओगे क्या? आपका चिंतन शिविर चल रहा है, आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह जी उससे पूरी तरह से नदारद रहते हैं, उनका पूरा ग्रुप उससे नदारद है। क्या ऐसी चलेगी कांग्रेस? ऐसी करोगे चिंतन? चलिए थोड़ा सा बीजेपी का भी चिंतन कर लीजिए। धन्यवाद करूंगा, विश्वास करोगे मुझे आपसे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, कम से कम कांग्रेस की चिंता आप कर रहे हो।
मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप जैसे नेता चाहिए मुझे, तो कांग्रेस के हमारी वजह आप चिंता कर रहे हैं, हमें जरूरत क्या पड़ी है? और नहीं, आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको तो चिंता करने की सबसे ज्यादा जरूरत है संजय कनौजिया जी। अगर चिंता करने की जरूरत ना होती तो इतने बड़े लेवल पर चिंतन शिविर का आयोजन नहीं किया जा रहा होता। संजय कनौजिया जी, सुझाव दे रहे हैं ना हाँ, संजय आर्य जी, मुझे संजय जी नहीं, सुझाव देने से पहले अगर कांग्रेस के पास कोई रणनीति होती तो इन्हें सुझाव देने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं हाँ, आपका कह रहे हैं, बार बार सुझाव दे रहे ना, वो चिंतन मंथन हो रहा है। नहीं नहीं, संजय जी, अगर कांग्रेस के पास रणनीति होती तो आज आप ये इनके सुझाव की तारीफ नहीं कर रहे होते। देखिए जी, नहीं, मैंने क्या बोला आपसे जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में इनको बिल्कुल जनता ने धूल चटाने का काम किया। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हुई है। उत्तराखंड में आप 19 सीटों पर सिमट गए, जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ रही थी, जहां हम टेक्निकल और डिजिटल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे। आपने नहीं सर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप जिक्र नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, ठीक है। जहां आपकी राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और उत्तर प्रदेश की गद्दी को हथियाने के सपने देख रही थी, मात्र 2 सीटों पे आप लोग सिमट गए। आपको पुनर्विचार करना चाहिए अपनी रीतियों और नीतियों पर। जहां G23 ग्रुप आज मजबूत होता जा रहा है और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, आपको विचार करना चाहिए, आपको पुनर्विचार करना चाहिए। जहां गांधी परिवार से पूरा जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो त्रस्त हैं। कोई भी बड़ा नेता अगर एक शब्द भी उसने गांधी परिवार के विषय में कुछ भी पार्टी के फेवर में भी कोई टिप्पणी कर दी तो उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। और उसके बिल्कुल ताजा उदाहरण अभी कपिल सिब्बल जी हैं, सुनील जाखड़ जी हैं और हार्दिक पटेल जी हैं और आपके राजस्थान में एक बहुत बड़ा गुट, मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी बगावत। चलिए, उत्तराखंड पे रहते हो थोड़ा सा, चलिए संजय वर्मा जी, उत्तराखंड पे रहते हो थोड़ा सा विचार अपनी पार्टी पर, अपने दल पर और ये गांधी परिवार से आप लोगों को कैसे निजात मिलेगी उसके ऊपर आप लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। जहां माँ बेटे आज बेल पर हैं लेकिन बहुत जल्दी जेल में भी जा सकते हैं। संजय वर्मा जी, चलिए ऐसा कौन सा नेता है जो बताइए जिस पर 2-4 मुकदमे ना लगे हों? आगे ना जाए तो अच्छा होगा। चलिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? चलिए, अरे संजय कनौजिया जी, नहीं सर, नहीं, मैं थोड़ा सा हैंडल करता हूँ, रुकिए संजय वर्मा जी, समय बनवाने, वर्मा जी एक मिनट सुन लीजिए जरा। समय बनवाने हो चुके हैं, अभी बेल पर हैं, बहुत जल्दी जेल भी जाएंगे। समय बनवाने वहां तक की बात ना करें तो अच्छा है। माननीय गृह मंत्री जी हमारे, उनके बारे में कुछ कह पाएंगे आप? देखिए वर्मा जी, कनौजिया जी, मैं मानता हूं कि एक बड़ा नेता तभी होता है जब उसके ऊपर 2-4 मुकदमे लदे हों, और राजनीति में दूध का धुला कोई नहीं है, ठीक है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मुद्दे से भटके, चलिए, हम प्रियंका गांधी, हम उनकी बातें करें, अमित शाह जी की, वो अच्छी बात नहीं है। छोटों में बड़ी बात मैं वहां तक कहना नहीं चाह रहा। उसका सिंह धामी जी का इन्होंने नाम सुना होगा, मेरे वो अच्छे मित्र भी है, भाई भी है, वो अलग मैटर है। चलिए संजय कनौजिया जी, सुन लेते हैं जरा इनको। माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी अशोभनीय बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे, मैंने बात बोली है। झूठे मुकदमे जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के द्वारा लगाए गए थे, पूरा देश के सामने सारी बातें स्पष्ट हुई हैं और यह भी स्पष्ट हुआ है किस तरह से यूपीए की सरकार तमाम सरकारों को। संजीव वर्मा जी मैं आपसे, चलिए एक मिनट रुकेंगे, लौटेंगे आप दोनों पास, लौटेंगे चलिए। अरे चर्चा और कहीं और तो मत घुमाइए। चलिए अरे वर्मा जी एक मिनट आवाज डाउन कर दीजिए इन लोगों की, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए आवाज जरा डाउन कीजिए इन लोगों की, इस तरीके से नहीं आवाज आ रही है। संजीव वर्मा जी, अब नहीं आवाज आ रही है, शांत हो जाइए सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
वर्मा जी आवाज नहीं आ रही आपकी, अब शांत हो जाइए, लौटेंगे। चलिए हरीश मैकुरी जी। सर चंपावत उपचुनाव पर तो चर्चा करना नहीं चाहते, कभी उत्तर प्रदेश निकल जाएंगे, कभी गृहमंत्री जी पर कितने मुकदमे हैं ये लिस्ट लेकर चले आएंगे। भाई निर्मला गैतोड़ी जी का जो दर्द छलका है उस पर भी चर्चा कर ले थोड़ा सा, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। हरीश जी मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा पूरा, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे चलते मेहमानों के पास हमारे साथ बने हुए हैं हरीश मैकुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी बात रखिए अपनी, जिस तरीके से मैंने सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव में जिस तरीके से निर्मला गैतोड़ी जी जो कांग्रेस की उपचुनाव प्रत्याशी थे उनका जो दर्द छलका है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, लेकिन चिंता करना नहीं चाह रही कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं हार मानती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा पर ये एक तरह का प्रश्न चिन्ह है। यात्रा प्रभावित ना हो, दुष्प्रभावित ना हो, यात्रा को बदनाम ना किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए सरकारों में। लेकिन जिस तरीके से अगर सोचा जाए, समझा जाए और इस पर मंथन किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो प्रत्याशी है निर्मला गैतोड़ी, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है उस पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाया था कांग्रेस को वॉकओवर देने का, कांग्रेस पर बीजेपी को वॉकओवर देने का, वो अब कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। यानी कि जीत की बात तो वो कर ही नहीं रही हैं निर्मला गैतोड़ी जी, वो कह रही हैं कि अगर मेरी जमानत भी नहीं बचती है तब भी मुझे दुख नहीं होगा। नहीं, निश्चित रूप से जो मैंने पहले कहा कि इस बयान में एक पार्टी के असहयोग की बात तो परोक्ष रूप से छिपी है, उसके अलावा उनका अपना दर्द भी है, उसके अलावा एक एहसास भी है इस बयान में कि शायद वो पीछे रह जाए और विजयी ना हो। तो ये दो तीन बातें इस बयान, इस सूक्ष्म से बयान से, दो डेडलाइन के बयान से हम समझ सकते हैं। इसके अर्थ बड़े गहन है, कांग्रेस को भी इस पर मंथन करना चाहिए और दूसरे प्रतिपक्ष को भी मंथन करना चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित रूप से ये तय था कि कांग्रेस ये समझ चुकी थी कि यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे, शायद इसलिए उन्होंने हाथ ढीला कर दिया कि खाम खां खर्चा भी गायब करें, इतनी मेहनत भी गायब करें, जब परिणाम जो है पक्ष में आते हुए उन्हें नहीं दिख रहे। तो शायद एक कारण ये रहा हो कि उन्होंने चुनाव को मतलब हल्का ढीला छोड़ दिया। जैसे हम घोड़े को जब रोकना होते हैं तो उसकी कमांड ढीली छोड़ देते हैं, तो वैसा ही मुझे कुछ इसमें भी लग रहा हल्का फुल्का। उन्होंने ये सोचा हो शायद कि बहुत मेहनत करने के बाद ही अपेक्षित परिणाम ना आ रहे हो। पार्टी के अपने अपने सर्वेयर होते हैं, अपने अपना पहले से ही पता रहता है रिजल्ट बहुत सारी जगह पर, तो लोकल इनपुट शायद उनको मिला हो या जो भी कारण रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को, कांग्रेस को आत्ममंथन का ये समय है। और न केवल बागेश्वर के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए पूरे देश के स्तर पर भी उसमें मंथन चल भी रहा है। अभी इनका चिंतन शिविर था राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं मंथन वो भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं। लेकिन हरीश मैकुरी जी महज एक दिन पहले, उपचुनाव खुलने से महज एक दिन पहले निर्मला गैतोड़ी जी का इस तरीके से दर्द छलकना, नहीं ये मतलब मैंने कहा नहीं कि इसके पीछे कहीं एक तो एहसास है कि शायद परिणाम हमारे अपेक्षा हमारे अनुकूल नहीं रहेंगे, एक तो ये है। दूसरा उन्होंने ये परोक्ष रूप से यह कहा है कि पार्टी ने हमें सहयोग नहीं किया, अपेक्षित सहयोग नहीं किया, पार्टी ने खुलकर वहां पर चुनाव नहीं लड़ा है। तो दो तीन संदेश इस बयान में है उनके। और जैसे पार्टी ने कुछ अपने एक आध लीडर को आज निकाला भी है कि पार्टी के खिलाफ बयान दिए हैं, तो ये भी उसी के कंटेस्ट में है, ये चंपावत के कंटेस्ट में ही उनको हटाया गया है और ये कहा गया कि इतने संवेदनशील समय में ऐसे बयान नहीं आने चाहिए थे। लेकिन राजनीतिक दलों में ये मतलब इस तरह का चलता रहता है, ये कोई बड़ा इसको हम राजनीतिक उलटफेर नहीं कह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये जरूर था कि पार्टी के पास शायद इनपुट रहा हो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद हाथ आने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने शायद जैसे घोड़े को हम रोकना चाहते हैं तो उसकी कमांड नहीं, ये उस तरीके से बात मुझे कहीं लग रही है कि पेड़ पे तो चढ़ा दिया, नीचे से पानी भर दिया कि जड़ें जो हैं वो उखड़ जाएंगी।
नहीं, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पार्टी के अपने अंदरूनी मामले भी होते हैं। पार्टियों में अनावश्यक, मैं सोचता हूँ कि हमारे हस्तक्षेप से उनको फर्क भी नहीं पड़ना है और हम लोगों को इससे बचना भी चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जिस मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ा गया कहीं ना कहीं। प्रतिपक्ष। चलिए संजय कनौजिया जी, एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा और उसके बाद मैं संजीव वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है। जी बताइए सर। मैं इसी पर आपका कमेंट चाहूंगा, 1 to 1 सीधे डायरेक्ट जवाब कि जिस तरीके से उनका दर्द छलका है, कांग्रेस क्या इस पे मंथन करेगी? या जिस तरीके से जोत सिंह विष्ट जी ने अपना इस्तीफा लिखा था और सीधे उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस ने कोई मंथन नहीं किया शिकायत के बावजूद भी, क्या कांग्रेस अब निर्मला जी को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया चंपावत उपचुनाव को लेकर, हालांकि बेहतर प्रत्याशी भी थे जो उत्तराखंड में एक वजूद रखते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी को कड़ी टक्कर दे सकते थे, लेकिन क्या अब कांग्रेस इस पर मंथन करेगी? सीधा सा जवाब। चलिए संजीव जी लौटेंगे आपके पास। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास संजीव जी आऊंगा। पहले एक कमेंट ले लेता हूं मैं जरा सा संजय कनौजिया जी का। संजय कनौजिया जी, चलिए शायद संपर्क टूट गया है। संजीव वर्मा जी। देखिए जिस तरह से हम पहले से बोलते आए हैं कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है और गुटबाजी का आलम जो देखने को मिल रहा था उसको हम समय समय पर बयान करते रहे। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस की जो प्रत्याशी श्रीमती निर्मला गैतोड़ी जी, उनका दर्द छलका है। उन्होंने स्वयं ही अपने मुख से कांग्रेस की सारी कारगुजारियों को बयान करने का काम किया। तो उससे मैं सोचता हूँ हमारे जो एक तरह से कांग्रेस के लिए जो हम बात कह रहे थे, उन्होंने स्वयं हमारी सारी बातों की पुष्टि कर दी कि आपका जो कहना था वो बिल्कुल सही था। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त असंतोष है और गुटबाजी का आलम यह है कि आपका जो चिंतन शिविर है उसके अंदर भी बजाय पार्टी को एकजुट करने के आप खेमाबाजी दिखाने का आप लोगों ने एक मंच उसको बनाया है। और मैं सोचता हूं कि यही हालत कांग्रेस के अंदर रहेगी तो कांग्रेस की दुर्दशा इससे भी ज्यादा विभक्त होने वाली है। कांग्रेस मैं नहीं सोचता कि आने वाले समय में अपने आप को रिवाइव करेगी, बल्कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस अपने आप को पहले से ही एक डिमोरलाइज महसूस कर रही है और आने वाला एक लंबे समय तक, जैसे उन्होंने भी स्वयं मान ही लिया है कि अभी कई सालों तक हम लोग सत्ता से दूर रहने वाले हैं। तो मैं सोचता हूँ कि समय का थोड़ा सा अभाव है संजीव वर्मा जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। लौटूंगा आपके पास अगर समय मिला तो। मैं कमेंट लेना चाहूंगा एक संजय कनौजिया जी का। संजय कनौजिया जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरीश मैकुरी जी, एक कमेंट चाहूंगा मैं आपका। सर मैं कमेंट चाहूंगा आपका, जिस तरीके से निर्मला गैतोड़ी जी। निश्चित रूप से अब तो चंपावत का मुद्दा एक तरह से अब साइड लगता हुआ दिख रहा है। कल 5 बजे के आसपास सब आ चुका होगा। उसके बाद धामी जी फिर से विधायक पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री तो पहले ही बने हुए हैं, लेकिन विधायक ही उनको शपथ दिलाएंगे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो उनका बयान आया है निर्मला गैतोड़ी जी का, उस बयान में ये है कि हम लूज कर रहे हैं, ये भी संदेश है। वैसे तो निर्मला जी जो है 50% आबादी, महिला आबादी का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करती थी। उसके पीछे जबरदस्त जिलाध्यक्ष रही हैं, कई बार 3 बार के आसपास जिलाध्यक्ष रही हैं वो कांग्रेस की वहाँ पर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो वहाँ पर वैसे उनके पीछे 50% महिलाओं का, 50% आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, वो होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं है। वो होंगे तभी तो ये बयान उनका आया है। तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी आत्ममंथन का ये चलिए और उनके बयान का एक संदेश है कि हम कहते कहीं लूज ना कर जाएं, वो स्पष्ट है। बिल्कुल हरीश जी। संजीव वर्मा जी। दीक्षित जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी का ये बयान आया है, तो कांग्रेस ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव को हार रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने जा रही है और हम एक इतिहास कायम करने जा रहे हैं प्रचंड बहुमत से
भारतीय जनता पार्टी की वहां से जीत होने जा रही है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जीत की अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूँ तमाम चंपावत की जनता की ओर से। लेकिन संजीव वर्मा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट आने से महज 2 दिन पहले अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का पोस्टर लग गए थे। दीक्षित जी देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ये आपकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, कुछ घंटों का समय। नहीं, मेरी गलतफहमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जरूर गलतफहमी है। कोई नहीं, कांग्रेस को कोई गलतफहमी नहीं है। कांग्रेस पहले मान चुकी है कि वो लूज कर रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले स्वीकार कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। जी संजीव जी, बात पूरी करिए अपनी। जी, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी पहले स्वीकार कर चुकी है कि वो बुरी तरह से चुनाव हार रही है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से वहां पर इतिहास कायम करने जा रही है। चंपावत की जनता ने विकास पर मुहर लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है और हम एक बहुत बड़े एक प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में विजय हासिल करने जा रहे हैं। और चलिए बिल्कुल ये तस्वीरें जो है कल शाम 5 बजे तक ये साफ हो जाएंगी कि आखिर किसकी विजय हुई और जिस तरीके से निर्मला घैतोड़ी जी ने आरोप लगाया है इसके बाद कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात की जाए तो अब निर्मला घैतोड़ी जी का दल छलका है। कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है कि जिस तरीके से अंतकलह जो है वो कांग्रेस में लगातार चली आ रही है और ये सीधे तौर पर देखने को मिला है जब से 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि निर्मला घैतोड़ी जी के आरोपों में कितना क्या कुछ सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो क्या कांग्रेस इस पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।